हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभी क्लासेस। मैं अजीत कुमार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फिर से मैं आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 का एक नया अपडेट लेकर आ गया हूँ। और ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 अब बिल्कुल तरह से खत्म कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 का नाम अगर बात की जाए तो मुद्रा और शाख है। मुद्रा और शाख की बात करें तो बहुत साल पहले समाज में विभिन्न वर्गों के बीच विनिमय पद्धति प्रारंभ किया गया था। इसमें वस्तुओं को पैसे के बिना एक दूसरे से बदला जाता था। चूंकि इसमें वस्तुओं का अदला बदली होती थी, इसलिए इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। इसमें ढेर सारी कमी थी। क्या क्या कमी थी? आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या थी, जटिल और समय संरक्षण का कमी थी, वस्तुओं के दाम को बढ़ाना या घटाना इन सभी को मतलब कि सीमित नहीं था, ये आगे पीछे होते रहता था। अगर बात करें कि मुद्रा के निर्माण से ये सारी समस्याएं क्या होगी, समाप्त हो गई। आखिरकार ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसलिए मुद्रा के बारे में हम लोग को पढ़ना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अतः यह अध्याय भी पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखते हैं आखिरकार इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अगर बात की जाए तो पॉइंट्स की, तो इस अध्याय में हम लोग निम्न बातों पर चर्चा करेंगे। तो वो है मुद्रा विनिमय एक माध्यम, दूसरा बात करें मुद्रा के आधुनिक रूप के विषय में बात करेंगे, फिर बैंकों की ऋण संबंधित गतिविधियों के विषय में बात करेंगे, फिर शाख की दो विभिन्न स्थितियों के विषय में बात करेंगे। अगर बात करें ऋण की शर्तों के विषय में भी बात करेंगे थोड़ा सा, और भारत में औपचारिक क्षेत्र के शाख के विषय में बात करेंगे, और निर्धनों के स्वयं सहायता समूह के विषय में भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो आगे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो पहले लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें आपको नए अपडेट्स आपको हर रोज रेगुलर मिलते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं मुद्रा विनिमय का एक माध्यम कैसे है। विनिमय के माध्यम में मुद्रा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ही योगदान है। आज हम किसी भी वस्तु या सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पीछे पीछे कौन सी बात है, वो है मुद्रा। मुद्रा की वजह से ही दोहरे संयोग की समस्या, ये क्या होता है आपको बता देते हैं कि कोई एक वस्तु खरीदना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है, तो वस्तु की क्या करे कि अदला बदली करेगा वो किसी बी व्यक्ति के साथ। लेकिन अगर ये बी व्यक्ति क्या चाहेगा कि हमको ये वस्तु नहीं चाहिए, आप जो ये वस्तु दे रहे हैं हमको नहीं चाहिए, तो क्या करेगा, ये किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो इसकी वस्तु लेगा, और इसके पास ये सी व्यक्ति लेगा। लेकिन इसके पास एक और समस्या होगा, ये अगर इसके पास गेहूं, क्या है, गेहूं एक एग्जांपल लेते हैं, और इसको चाहिए उधर से चप्पल चाहिए। तो अगर इस व्यक्ति को गेहूं के बदले में चप्पल चाहिए, तो ये एक ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा तो गेहूं तो लेगा ही, साथ ही साथ क्या करेगा, चप्पल भी बेचेगा। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, दोहरे संयोग की समस्या। तो क्योंकि अब कोई भी किसी वस्तु को खरीदना चाहता है तो वह खरीद सकता है, किसके तहत, मुद्रा के तहत। अगर बेचना चाहता है तो उसे मुद्रा के लिए बेच सकता है, अगर वो बेचना चाहता है तो उसके लिए मुद्रा को पाकर के वो उसे बेच सकता है और मुद्रा को रख सकता है, और उससे भविष्य में कोई वस्तु खरीद सकता है। इससे विनिमय क्या हो गया, सरल और आसान हो गया। और ये देखिए, सरल और आसान यानी कि जटिल था वो सरल हो गया, और इसके प्रचलन का माध्यम आसान हो गया। क्योंकि सरल और आसान दोनों एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर सरल का मतलब हो गया जो जटिल समस्याएं थी वो खत्म होगी, और के चलने की यानी कि विनिमय का जो माध्यम था वो आसान हो गया। मुद्रा के वजह से ही लोग आज सही व्यापार चुन सकते हैं कि आखिरकार उनको कौन सा व्यापार करना है, कौन सा बिजनेस करना है, ये सारी चीज वो चुन सकता है। और तो और हम क्या कर सकते हैं, मुद्रा की तुलना किसी वस्तु को माप सकते हैं, यानी कि माप सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो चीनी कितना रुपए किलो, एग्जाम्पल के लिए बात करें 10 रुपए किलो है, तो 1 किलो चीनी का माप, यानी कि 1 किलो चीनी का माप कितना, 10। अगर आपके पास 10 रुपया है तो समझ सकते हैं कि आपके पास 1 किलो चीनी भी है। तो इस तरह से कर सकते हैं। और भी ढेर सारी वस्तुएं जो 10 रुपये में देती है वो आपके पास है, तो आप कह सकते हैं कि मुद्रा किसी वस्तु का मापक भी है। तो यह हो गया। अगला पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, और वो है मुद्रा के आधुनिक रूप। तो मुद्रा आधुनिक रूप में अगर बात की जाए तो करेंसी, यार करेंसी में कौन कौन से आते हैं, कागज के नोट और सिक्के शामिल है। प्राचीन समय में यानी आज से बहुत सालों पहले मुद्रा को बहुत ही महंगे धातु से बनाया जाता था। महंगे धातु सोना, चांदी और ढेर सारे तिल, तांबा और ढेर सारे महंगे धातुओं से बनाया जाता था। परंतु आज यह कागज में आ गया है। कागज यह एक सामान्य धातु से बनती है जिसका मान भी उतना नहीं होता, यानी कि कागज का मूल्य क्या 10 रुपये नहीं। अगर सोने का सिक्के का बनता तो हो सकता है कि उसका अगर 10 रुपये उसमें लिखा रहता है तो 10 रुपया से हो सकता है उसका ज्यादा मूल्य होता है। लेकिन एक कागज का नोट जिसपे 10 रुपया लिखा रहता है हम उसे 10 रुपये के बराबर मान लेते हैं, ताकि वो, और एक सामान्य कागज का दाम उतना नहीं होता। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, तो आखिरकार इसे क्यों मानना पड़ता है, इसका वैल्यू इतना क्यों देना पड़ता है। इस विनिमय के माध्यम को इसलिए स्वीकार कर किया जाता है क्योंकि यह भारतीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक इसे नियंत्रित करती है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपये की अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता है, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय माध्यम में स्वीकार किया जाता है।
तो ये हो गया कुछ बातें, और आगे बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करते चलिएगा। बैंकों में निक्षेप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, इससे क्वेश्चन बनता है एक, तो जरूर देखिएगा। लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है, यानी कि लोग जो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उसके लिए उसको कुछ ही पैसे चाहिए, उससे उनका काम चल जाता है। तो महीने के आखिरी जो महीने में पैसा उठाते हैं उसके लिए बात करते हैं, या फिर जो हर रोज उठाते हैं पैसे, चाहे जिसको हर रोज पर पैसे मिलते हैं काम के बदले में, उनके लिए भी क्या होता है, पैसे तो बच जाते होंगे और उस पैसे को वो बैंकों में जमा कर देते हैं। देखिए कुछ व्यक्ति जमा नहीं करते हैं और कुछ व्यक्ति जमा कर देते हैं, तो हम केवल उनके विषय में बात करेंगे जो जमा कर देते हैं। बैंक हमारे पैसे को सुरक्षित भी रखता है और सुरक्षित रखने के साथ साथ और वो क्या करता है, कुछ ब्याज भी देते हैं। तो अगर आपके पास पैसे बचते हैं तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं बैंकों में जमा करके। इसका सबसे अच्छा साधन यह है कि हम जब बैंक से अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं, क्योंकि बैंक खाते में जमा धन को मांग के जरिए निकाला सकते हैं, जब जरूरत पड़ता है निकाल सकते हैं, इसलिए इस जमा को हम लोग क्या कहते हैं, मांग जमा कहते हैं। और अब आता है इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बैंक में निक्षेप कहते हैं, इस पूरी घटना को। और अब आता है चेक के विषय में। चेक आखिरकार क्या होता है, इसके विषय में कुछ बच्चे यानी कि इससे भी सवाल एक बनता है, तो देख लेते हैं। चेक एक कागज है। चेक क्या है, एक कागज है जो बैंकों को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति, यानी कि जिसका अकाउंट है, जिसका बैंक में अकाउंट है, उस आदमी को चेक दिया जाता है और वो जिसको पैसा देना चाहता है उसके नाम पर वो चेक बनाता है, उसका नाम लिखता है उस चेक पर, दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम यानी कि कुछ पैसे देने का, भुगतान करने का आदेश देता है, तो उसको क्या कहते हैं, चेक। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिस बैंक में खाता होता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है, यानी कि उससे ज्यादा वो नहीं काट सकता, एक निश्चित रकम भी उसमें तय होती है। तो उम्मीद करते हैं ये चेक और बैंकों में निक्षेप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब और अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान पॉइंट लिखे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, और वो है बैंकों में ऋण संबंधी गतिविधियां। आखिरकार अगर कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेना, लोन लेना चाहता है तो उससे क्या क्या बातें जाननी होती है और वो कौन कौन से शर्तों का उल्लेख करता है। आखिरकार बैंक लोन आप लेना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर भविष्य में आप रोजगार करना चाहेंगे तो। बैंक जमा रकम का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखते हैं, और यह कितना है आजकल 15%, यानी कि जो भी आप पैसे में बैंक में जमा करते हैं, ढेर सारे व्यक्ति जमा करके उसमें जमा करते हैं और उसके बाद जो पैसे उनके पास होता है उन पैसों का कुछ हिस्सा वो अपने पास रखता है और बाकी रिजर्व बैंक के कंट्रोल में रहता है, या फिर वो उनको ऋण यानी कि लोन देने के लिए उपयोग में करते हैं। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है जमा करता है एवं जिन्हें राशि की जरूरत है, जो जिसको हम लोग कर्जदार करते हैं, के बीच में मध्यस्थता का काम करता है, यानी कि मध्यस्थता का काम करता है। लोन एक दस्तावेज है। लोन क्या, आखिरकार आपके मन में सवाल आता होगा, लोन या ऋण क्या होता है। लोन या ऋण एक दस्तावेज है जिसके अंदर संपन्न व्यक्ति जरूरतमंद लोगों को कुछ पैसा देता है और कर्जदाता यानी कि जो जरूरतमंद है उसी को कर्जदाता कुछ सालों बाद उस व्यक्ति को एक ब्याज राशि के साथ पैसे को वापस कर देता है। और वे संपन्न लोग ये है कौन, या तो वो कौन है, बैंक है। वो बैंक भी उसको ऋण देते हैं। अभी अगर देखा जाए प्रायः बैंक से ही लोन लिया जाता है। तो आगे अगर बात करते हैं बैंक के विषय में, बैंक की गतिविधियों में, तो बैंक लोन लेता है, वो क्या करता है, जमा राशि स्वीकार करता है, इस पर वो ब्याज देता है, इससे वो क्या करता है, ब्याज लेता है। आखिरकार उनके पास पैसा आता है कहाँ से, उसका क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है बैंक के विषय में, वो कहाँ से इनकम करता है, उन सभी के विषय में इस डायग्राम में बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। तो बैंक के विषय में थोड़ा सा समझते हैं। ये आपका बैंक है, बैंक जमा करता है, यानी कि वैसे आदमी जो बैंक में जमा करेंगे, लोग जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं। और ये है कर्जदार, ये क्या करते हैं, लोग ऋण लेते हैं, यानी कि ये पैसे कर्ज के तौर पर लेते हैं। और ये कर्जदार क्या करते हैं, ऋण लौटाते हैं, लेकिन उसके साथ वो ब्याज भी देते हैं। वो क्या करते हैं, ब्याज भी देते हैं। और इस जमाकर्ता की बात करें तो ये बैंक से पैसे निकालते हैं और धन निकालते हैं, और इसके साथ क्या पाते हैं, ब्याज भी पाते हैं, यानी कि इसको ब्याज देना पड़ता है, इनको ब्याज ये ब्याज लेते हैं। अगर इनको 4% ब्याज देता है किसी पैसे पर तो बैंक का 4% इधर जाता है। और अगर कर्जदाता से 8% का ब्याज लेता है, कितने प्रतिशत का, 8% का, तो यहां पर इन्होंने दिया कितना, 4%, और ले रहा कितना, 8%। अगर 4 में से 8 को माइनस किया जाए तो कितना बचता है, 4%। और ये 4% देखिए, केवल मानने के लिए, ऐसा नहीं कि 8 और 4 ही लेता है, हमें बैंक के विषय में उतना डिटेल से जानकारी है नहीं, आप इनके विषय में बैंक में जाकर मालूम कर सकते हैं, हम केवल एग्जाम्पल के लिए लिए। तो ये जो 4% है बैंक का क्या है,
इनकम है, बैंक का इनकम है। इसी 4% से बैंक अपना काम चलाती है। तो कह सकते हैं कि बैंक एक मध्यस्थता का काम करता है जमाकर्ता और कर्जदार के बीच में। तो ये 4% आपके लिए एक मामूली सा रकम हो नहीं सकता। अगर आप बड़ा रकम जमा करते हैं तो आपको ढेर सारा ब्याज मिल सकता है, और अगर ये 4% लोन अगर आप लेते हैं तो आपको ढेर सारा कर्ज देना पड़ेगा। तो अगर आप कभी भविष्य में लोन लेते हैं तो एक बार जरूर सोच लीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ ज्यादा रकम अदा करना पड़ेगा, जबकि ब्याज के तौर पर आपको कम पैसे मिलते हैं। तो ये थे बैंक के विषय में, जो इनकम उनको कहां से होता है, और बैंक ऋण संबंधी गतिविधियों के विषय में भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले सवालों में आखिरकार लोन के क्या फायदे हैं और लोन के क्या नुकसान है, और वो कौन कौन से ऋण की शर्तें हैं और ब्याज दर के विषय में बात करेंगे। तो ये सब हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। उम्मीद करेंगे अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो समझने में दिक्कत होगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।